कनाडा या यूएसए से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। अब आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना चाहते हैं। Assalamu alaikum, this is Amaima Iftikhar from Upmark and today we are going to discuss about very interesting topic. There are many students अगर तो उनका कनाडा या यूएसए से रिफ्यूज़ हो चुका होता है तो they want to apply in Australia. आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि if you have refusal from USA or Canada, so is it possible to apply in Australia with same circumstances or not? So let's get started. Let me tell you, Australia, कनाडा, यूएसए एंड न्यूजीलैंड, ये सब नेशंस जो अपनी इमिग्रेशन हिस्ट्री है वो शेयर करते हैं और इनकी जो आपस में इमिग्रेशन रिफ्यूज़ल हिस्ट्री है वो शेयर भी होती है, उनका एक दूसरे के साथ एक्सेस भी है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब आप अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रेलिया में एंड अगर आपका यूएसए रिफ्यूज़ है तो आपको एट द टाइम ऑफ ऑफर लेटर, एट द टाइम ऑफ योर इनिशियल एप्लीकेशन बताना पड़ता है कि इफ़ यू हैव एनी रिफ्यूजल और नॉट। और कुछ ऐसे होता है कि लेट्स से कि हम कंसील कर लें, हम बताएं ना, ठीक है। तो अगर आप लेट्स से उनसे छुपा भी लेंगे ना, आपने फॉर इंस्टेंस उस टाइम ऑफर लेटर के टाइम पे ना बताया और आपको वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम तो फॉर एनी रीज़न बताना ही पड़ेगा, और जो फिर आपके सीओई के टाइम, जीटी के टाइम पे जो आपकी थी इंफॉर्मेशन वो और जो वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे वो बाइस्ड करेंगी। अच्छा, एक ये फैक्टर हो गया। अब इसका मतलब कि अगर तो आपको कनाडा यूएसए से रिफ्यूज़ल है और आपने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना है तो आपको अपना रिफ्यूज़ल बताना पड़ेगा। बहुत रेयर होता है कि आपको विद रिफ्यूज़ल वो आपकी एप्लीकेशन ले ले, बट मोस्टली एंड 99% वो आपकी एप्लीकेशन नहीं लेते, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे नहीं नहीं मेरा रिफ्यूज़ल था बट उन्होंने मेरी एप्लीकेशन ले ली, तो वो किस कंडीशन में ली मैं इस वीडियो में वो भी बताती हूँ। खैर, हमने पहली बात ये डिस्कस कर ली कि आप अपनी, क्योंकि वो इमिग्रेशन हिस्ट्री शेयर करते हैं एंड आप अपनी जो रिफ्यूज़ल है इनके आपस में अगर आपका इवन ऑस्ट्रेलिया में रिफ्यूज़ल है और आप यूएसए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उधर भी बताना पड़ेगा। अगर आपका ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ल है और आप कनाडा अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपको बताना पड़ेगा। अगर आपका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से या यूएसए से रिफ्यूज़ल है, आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आपको बताना पड़ेगा। ये चीज़ हो गई कि आप छुपा नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा क्यों ज़रूरी, मैं ये सब क्यों बता रही हूँ आपको? क्या हमारा जो टॉपिक था वो तो ये था ना कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर तो हमारा कनाडा या यूएसए में रिफ्यूज़ल है तो क्या हम ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अप्लाई कर सकते हैं, आपका एडमिशन नहीं हो सकता। उसकी रीज़न क्या है? यही रीज़न है कि आप ये रिफ्यूज़ल जो है वो कंसील तो कर नहीं सकते उन कंट्रीज़ के, ठीक है। सो यू हैव टू टेल, आप जब उनको बताते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इस चीज़ को ना थोड़ा सा पॉज करती हूँ। जब अब आपकी वीज़ा एप्लीकेशन इन कंट्रीज़ की, इन चारों कंट्रीज़ की किन बेसिस पे जो है असेस होती है, ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको जैसे बताती हूँ कि यूके जो वीज़ा एक असेसमेंट है वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। लाइक यू हैव टू फुलफिल 70 पॉइंट्स, 50 कैश के, 10 बैंक स्टेटमेंट के, 10 आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के, एंड आपको जो वीज़ा इशू हो जाता है, ठीक है। दिस इज हाउ यू गेट यूके's वीज़ा। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू दीज कंट्रीज तो आपके टाइज की असेसमेंट होती है, आपके सर्कमस्टांसिस की असेसमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे जो है ना आपको असेस करना, नो, उन्होंने आपकी असेसमेंट करनी है, आपके सर्कमस्टांसिस की करनी है, आपके फैमिली टाइज की करनी है, आपकी सोशल टाइज की करनी है, आपके इकोनॉमिक टाइज की करनी है, पॉलिटिकल टाइज की करनी है, और उसके बाद आपके जो फाइनेंशियल टाइज है उनकी करनी है। अब पॉलिटिकल टाइज की मैं एक बहुत बड़ी एग्जांपल दे देती हूँ कि पिछले टाइम पे हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने ये माइग्रेशन एक्ट लगा के बच्चों के रिफ्यूज किए थे कि आपकी कंट्री की जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन और इकोनॉमिक सिचुएशन वो स्टेबल नहीं है, सो हम ये समझते हैं कि आप जाके वापस नहीं आएंगे, राइट। सो ये आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो हमारे जैसे इतने अरसे से खराब है तो उसकी वजह से ये वीज़ा इफेक्ट करती हैं। ये कंट्रीज जो हैं आपको अगर ये आपके टाइज स्ट्रांग है ना, लेट्स से अगर आपके फाइनेंशियल टाइज, आपके फैमिली टाइज स्ट्रांग है और उसमें अगर आपके इकोनॉमिक टाइज वीक भी है ना और आपके पॉलिटिकल टाइज वीक भी है ना, तब भी आप एक अच्छे कैंडिडेट स्टैंड होते हैं, आपको तब भी वो वीज़ा इशू कर देते हैं,
ठीक है, कहीं ना कहीं आपको आउटस्टैंड करना पड़ता है। अगर पॉलिटिकली हम आउटस्टैंड नहीं कर रहे होते तो हमें इंडिविजुअल लेवल पे जो हमारी असेसमेंट होती है, लाइक हमारी फैमिली की और हमारी ये फाइनेंशियल की, तो वहां पे हमें आउटस्टैंड करना चाहिए। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपकी टाइप्स पे होते हैं। अच्छा, अब ऐसा क्यों है कि आपके इधर रिफ्यूजल है तो ऑटोमेटिकली ये कंट्रीज भी आपका रिफ्यूज कर देंगी? वो इसलिए है क्योंकि दे थिंक कि ऑब्वियसली असेसमेंट तो सबकी टाइप्स पे होनी है ना, आपकी उन्हीं सर्कमस्टांसेस पे होनी है। तो इनको ये लगता है कि जब ये लेट्स से कि यूएसए की या कनाडा की ये असेसमेंट पूरी नहीं कर पाया, इनके टाइप्स इसके टाइप्स जो है वीक हैं फॉर दैट कंट्री, तो ऑटोमेटिकली दे विल अज्यूम कि ये हमारे लिए भी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या हमारी जो जो कंडीशंस फुलफिल करनी है उनको ये मीट नहीं कर रहा या कर पाएगा। तो वो इस वजह से यूनिवर्सिटीज भी आपको एडमिशन नहीं देती। अगर कोई आपको एडमिशन दे भी दे तो आपके जीटी में प्रॉब्लम आती है। और अगर लेट्स से कि आपको अच्छा, आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिलेंगे जहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा विद दिस प्रोफाइल। ऑस्ट्रेलिया के वेटटेफ कॉलेज लेवल 3 के लेवल 2 के वो आपको दे देते हैं, वो आपको। बट उसमें यही प्रॉब्लम आती है कि अगर तो आपकी जीटी आपने अच्छे तरीके से दे दी होगी तो वो एक अलग बात है, बट ये प्रॉब्लम आती है कि आप जब लेवल 1 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, जब आप एक अच्छे कॉलेज में या इवन रिप्यूट ये जो प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज होती है लेवल 2 की भी, इवन वो अगर आप उधर अप्लाई करेंगे तो वो रिलक्टेंट होंगी, दे विल नॉट टेक योर एडमिशन। अगर वो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली जीटी तक नहीं पहुंचेंगे। अगर जीटी तक नहीं पहुंचेंगे तो ऑब्वियसली आप आगे अपने प्रोसेस को नहीं लेके जा सकते। सो आई सजेस्ट कि जब भी आप प्लान कर रहे होते हैं, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि या तो मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है या तो मैंने कनाडा जाना है, एंड माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज कनाडा। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स लाइक दिस। अगर तो आप भी इसी तरह की किसी कैटेगरी में फॉल होते हैं कि जिन्होंने या तो यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जाना है, न्यूजीलैंड क्योंकि इतनी पॉपुलर कंट्री नहीं है, ये भी इसी लीग में आती हैं, ये चारों कंट्रीज इसी एक ही लीग की हैं, इसलिए मैं न्यूजीलैंड को ज्यादा कॉट नहीं करी। एनीवेज, अगर आपने भी इन्हीं कंट्रीज में से किसी एक कंट्री में जाना है, आपने इनमें से कोई 2 शॉर्टलिस्ट की हुई कि भाई मैंने इधर नहीं तो इधर जाना है, एंड फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी कनाडा है या फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यूएसए, देन मेरी ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे मैं आपको एक बात कहती हूँ, चीज आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी जो असेसमेंट है ना वो एक ही तरह से होती है, आपके टाइप्स पे ही होनी है, ठीक है। आपके जैसे मैंने आपको गिनवाया, जो इन सब में इंपॉर्टेंट आया है वो आपका फाइनेंशियल टाई है, कि फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रांग है और फैमिली वाइज आप कितने स्ट्रांग है, ठीक है। यहाँ पे ये 2 चीजें अगर आपकी स्ट्रांग हुई ना, तो अगर आप पॉलिटिकली या आप इकोनॉमिकली थोड़ा सा डाउन भी हुए या उस टाइम पे हमारी सिचुएशन ओवरऑल स्टेबल ना भी हुई, तो वो आपको कंसिडर करते हैं, ठीक है। वो आपको जो है आपको वीजा इशू कर देते हैं। अब ये चीज आती है कि जब इन्होंने असेसमेंट एक ही क्राइटेरिया पे करनी है, हर चीज एक क्राइटेरिया पे करनी है, एंड आफ्टर यू नो आफ्टर द रिफ्यूजल ऑफ यूएसए एंड कनाडा, देर आर 99% चांसेस कि आपको ऑस्ट्रेलिया भी नहीं लेगा, 99.5% चांसेस कि आपको ऑस्ट्रेलिया भी नहीं लेगा। तो अगर ये आपकी सिचुएशन है कि आपने इनमें से ही किसी एक कंट्री में जाना है, तो आपका डिसीजन बड़ा वेल कैलकुलेटेड होना चाहिए। किसी एक एक्सपर्ट काउंसलर के पास जाएं, एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट के पास जाएं, उससे जाकर एक अपनी सारे टाइज की असेसमेंट करवाएं, ठीक है। कि भाई मैंने जाना है, मुझे ये बताएं कि अगर तो मैं कनाडा अप्लाई करता हूं तो क्या चांसेस हैं, क्योंकि जो एक्सपर्ट काउंसलर होगा वो आपकी प्रोफाइल देखकर आपको बता देगा कि कितने % चांसेस हैं आपके पास ये स्पेसिफिक कंट्री में जाने के, ठीक है। वो आपको फाल्स होप नहीं देगा कि भाई नहीं 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 तुम जाओ अप्लाई तो करो ना, मतलब देखी जाएगी किस्मत में वीजा हुआ तो हमें मिल जाएगा। वो इस तरह की बातें नहीं करेगा, वो आपको एक जो है ना रियल टाइम बेसिस पे एक पिक्चर दिखाएगा, उस पर फिर आप डिसाइड करें कि आपने पहले कहाँ अप्लाई करना है। क्योंकि मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये होती है कि अगर आपका इनमें से किसी भी कंट्री में से कोई एक आपकी कंसिडरेशन है, तो आप सबसे पहले तो ये देखें ना कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्या आप कनाडा की जो पैरामीटर्स हैं उन पर स्टैंड कर रहे हैं उधर अप्लाई करने के लिए? अगर कर रहे हैं तो वाई नॉट, ठीक है। अगर आप यूएसए के पैरामीटर्स पे स्टैंड कर रहे हैं देन वाई नॉट, ठीक है। और अगर आप इन दोनों के पैरामीटर्स पे स्टैंड नहीं कर रहे, अच्छा कनाडा और यूएसए भी बड़ा आपस, हालांकि असेसमेंट एक तरह से होती है
लेकिन जब हम इसको एक इंडिविजुअल लेवल पे असेस करें या देखेंगे कि कैसे वैल्यूएट करते हैं, तो दोनों का स्लाइटली डिफरेंट तरीका है। अच्छा खैर, अब ये दोनों कंट्रीज की अगर आप पैरामीटर्स पे जो है स्टैंड नहीं कर रहे, तब आई रिकमेंड गो फॉर ऑस्ट्रेलिया। अगर आप फॉर एनी रीजन ऑस्ट्रेलिया के पैरामीटर्स पे भी स्टैंड नहीं कर रहे, देन आई सजेस्ट कि गो फॉर यूके। ठीक है, अगर बट मैंने देखा है कि जो बच्चों ने ये कंट्रीज एम की होती हैं, दे डोंट वांट टू गो यूके, तो मैं भी कभी भी आपको मशवरा नहीं दूंगी कि यूके जाएं। फिर आप अपनी जो भी लूप होल है प्रोफाइल में उनको ठीक करें और इन्हीं में से किसी एक कंट्री में जाएं, अपनी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग करें। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपका भी रिसेंट रिफ्यूजल और आपको भी समझ नहीं आ रही आगे किस कंट्री में अप्लाई करना चाहिए, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।